सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। आज मैं आपके लिए वापस लेके आ गया हूं हमारे साइंस 2 का जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि जो जितने सारे चैप्टर्स हैं हमारे साइंस 2 के, उसके मार्क्स वाइज वेटेज और उसमें कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, उसके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं वीडियो में देना चाहता हूं। बेसिकली हमने अभी तक शुरुआत के 6 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से गो थ्रू कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट के 4 चैप्टर बचते हैं, जो कि देखा जाए तो जो लास्ट के दो मतलब बोलते हैं ना, 7th और 8th चैप्टर है, वो थोड़े से मतलब बोल सकते हो टफ भी नहीं बोलूंगा मैं, बट थोड़े ट्रिकी हैं। मतलब उसमें आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट जानने मिलेंगे जिसके ऊपर आपके आगे का एक बोलते हैं ना, वो ऐसे कंसेप्ट है, अगर आप उन्हें समझ लेना तो आपके लिए एक अलग से स्कोप भी खुल सकता है उन मतलब टॉपिक्स पे। चलिए आज आपको उनके ही बारे में मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। ओके, सो गाइस, आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है 7th चैप्टर। क्या? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या? बायोलॉजी की एक ऐसी फील्ड या फिर साइंस की एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनसे होने वाले जो यूजेस हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, बेसिकली ये चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हमारे जो बोलते हैं ना, अलग अलग साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट ला सकते हैं। ओके, सो देखते हैं ये चैप्टर में आपको पढ़ने लायक क्या क्या है और इसका वेटेज कितना है। तो सबसे पहले हम वेटेज से शुरुआत करते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा चैप्टर है वो कैरी करता है आपका 6 मार्क्स। बेसिकली ये जो 6 मार्क्स है ये मैं आपको विथ ऑप्शन बता रहा हूं। अब आप सोचोगे कि विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन ये क्या बता रहे सर, तो मैं आपको बता दूं। विथ ऑप्शन का मतलब है कि जैसे हमारा जो पेपर है साइंस 2 का, या फिर जो भी साइंस के पेपर होते हैं, मैथ्स के पेपर होते हैं, वो कैसे होते हैं? 40 मार्क के होते हैं। बट 40 मार्क जो आपको अटेम्प्ट करना है, बट जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो 40 के साथ कुछ ऑप्शन भी देते हैं। अगर आपको वो नहीं आए, मतलब जो 40 मार्क के क्वेश्चन है, अगर आपको वो नहीं आए तो आप वो ऑप्शंस वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो पेपर होता है वो होता है 60 मार्क का। कितने मार्क का? 60 मार्क का। ओके, तो ये जो 60 मार्क का पेपर है उसके अंदर जो 6 मार्क है वो सिर्फ ये एक अकेला चैप्टर कैरी करता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जिसने भी अभी तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, उसके लिए एक टास्क है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में से देख के मुझे आप ये बताइए कमेंट में कि पहले से 6वें चैप्टर तक का वेटेज कितना है। कमेंट में प्लीज लिखिए, ये आपके लिए भी यूजफुल होगा, और अगर आप कमेंट कर रहे हैं और जो आपका कमेंट पढ़ रहा है ये उसके लिए भी यूजफुल होगा, जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, जो आपको ज्यादा मतलब बोलते हैं ना हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे 7 चैप्टर के साथ। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब उसके एप्लीकेशंस, उससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं, डेली यूजेस में हम माइक्रोबायोलॉजी को कहाँ यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और बड़े फॉर्म में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो पहला जो बोल सकते हैं, जिसमें से आपको पहला जो टॉपिक है जिसमें से आपको कुछ कुछ चीजें आएंगी या फिर कुछ कुछ डिफाइंस आ सकते हैं, वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये जो एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है ना, ये आएगा तो आपके लिए 1 मार्क के लिए, मतलब 1 मार्क का डेफिनेशन आएगा, बट उसमें ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ना इसको छोड़ के आ जाते हैं, जबकि इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, कि माइक्रोबायोलॉजी के ऐसे एप्लीकेशंस जो हम लोग डेली लाइफ में या फिर हमारे डेली वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर रहे हैं, बस वही है उसका मतलब। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हें मतलब बोलते हैं ना स्किप करके आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या नया पूछ लिया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, हमने तो अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अप्लाइड कहां से आ गया। इस पे आपको ज्यादा मतलब बोलते हैं ना टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इतना समझ लो अप्लाइड का मतलब क्या, कि आप मतलब माइक्रोबायोलॉजी का यूज आपके डेली लाइफ में कहां हो रहा है, आपको उसके बारे में बताना है। ओके, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री में हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में बताया। अब जो सबसे मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आपको 6 मतलब बोलते हैं ना 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्या है कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी वाले, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं जिसको आप डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। सो अगर थोड़ा हम दिमाग लगाए, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज से ज्यादा नहीं, मैं 10 से 20 साल पहले चला जाता हूं। अगर आज से मैं 20 साल पहले जाऊं तो आप मुझे बता पाएंगे कि कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमें पैकेज के फॉर्म में मिलते थे, मतलब पैक्ड प्रोडक्ट मिलते थे, और उसके कंपैरिजन में मतलब उनका जो नंबर है और आज के टाइम पे जो नंबर है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आया है। सो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे मेन रीजन है, वो है यूज ऑफ माइक्रोब्स। जब से हमने माइक्रोब्स का यूज करना शुरू किया है तब से हम चीजों को लंबे देर तक प्रिजर्व कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, हेल्पफुल है हमारे लिए आज की ये मॉडर्न जनरेशन के लिए। ओके, सो उसी के बेसिस पे हमें ये बताया है कि माइक्रोबायोलॉजी की मदद से हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर पा रहे हैं। तो चलिए एक एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से बोलते हैं ना प्रोडक्ट्स जो कि जिसपे से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे कि पहला है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट कौन से डेयरी प्रोडक्ट हैं आप ही बताइए मुझे, कमेंट में बताइए कि आज के टाइम पे कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में मिलते हैं। इतने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। बेसिकली ऐसे हो गया है कि 10 से 15 प्रोडक्ट तो आप ही डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप यूज नहीं करते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं योगर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि मतलब योगर्ट, अब देखो प्रोडक्ट्स में अगर हम बोलूं तो योगर्ट के भी आजकल ना बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जैसे वो पुडिंग्स, आपने पुडिंग्स खाई है, आइसक्रीम पुडिंग्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है ना, जो योगर्ट होता है उसके अंदर हम फ्लेवर ऐड करके देते हैं। ये भी जो हो पाया ना, ये माइक्रोब्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि हम उनको इतने लंबे देर तक प्रिजर्व कर पाए। ओके, सो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो चीज प्रोडक्शन वाला टॉपिक है, इसके अंदर ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है कि आप चीज कैसे फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इधर पे आपको बताया गया है, देखिए कि नॉन वेज चीज और वेज चीज को कैसे फॉर्म किया जाता है। ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं बोलूंगा कि इसको एक बार आप गो थ्रू करके जाना, क्योंकि बेसिकली ना इसके ऊपर से एक फिलिंग इन द ब्लैंक जरूर आता है। अब देखिए कौन सा फिलिंग इन द ब्लैंक्स है ना, मैं वो भी आपको पॉइंट आउट करके दे देता हूँ। बेसिकली देखिए, पहले के टाइम पे जो मतलब चीज प्रोडक्शन होता था वो एक एंजाइम की मदद से होता था जिसका नाम है रेनेट। जिसका नाम क्या है? रेनेट, जो कि कहां पाया जाता था? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल्स। देखिए बेसिकली ये एनिमल कैनाल ऑफ कैटल में, मतलब कैटल के अंदर पाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, नॉन वेज होगा। तो ये नॉन वेज वाले चीज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बताया, और आगे जाके हमने उसको कैसे रिप्लेस किया बाय वेज माइक्रोब, तो वो भी यहाँ पे बताया। ओके, सो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, जिसमें आपको चीज प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं प्रोबायोटिक्स, आज से 5 या 6 साल पहले एक एड आती थी टीवी पे, याकुट, क्या आपने देखा है वो एड? जिसके अंदर हमें एक ड्रिंक बताया जाता था जो कि एक छोटे से डब्बी में आता था, जिसका मैंने आपको प्रोडक्ट का नाम बताया याकुट। उसके अंदर वो लोग क्या बेचते थे, क्या किसी को मालूम है? अगर जिसको मालूम है वो कमेंट करो। बेसिकली उसके अंदर दिया जाता था प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है मालूम है क्या? प्रोबायोटिक एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के समय में ना जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, वो फास्ट फूड के ऊपर रिलाई कर रहा है। अब बेसिकली ऐसा बहुत कम पॉसिबल हो पाता है कि जो लोग हैं वो घर का 2 टाइम का खाना घर पे जाके खा पाए। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, बट ऐसा ज्यादातर ऐसा हो गया कि लोग ना बाहर का खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जल्दी उनके लिए अवेलेबल हो जाता है और उनका टाइम बचता है, वहां पे टाइम मेहनत दोनों बच रही है, तो बेसिकली वो उन पे रिलाई कर रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि उनका जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, उनके जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके ऊपर एक मेजर बोलते हैं ना एक असर, एक इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते बहुत सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आज के टाइम पे लोगों को आ रहे हैं। तो उनको दूर करने का जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एक ऐसी दवाई है
या फिर बोल सकते हो एक ऐसी चीज है जो कि आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लिए एक तरह से वरदान का काम करता है। और मैं आपको बताऊं कि आपके जो डेली डे टू डे लाइफ में जो आप मतलब बोलते हैं ना प्रोडक्ट आप डेली खाते हो, उसके अंदर कूट कूट के प्रोबायोटिक है, बट आपको पता नहीं होगा। वो है आपका योगर्ट, दही। जी हाँ दोस्तों, मैं दही की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर इतनी मात्रा में प्रोबायोटिक होता है कि अगर आप एक कटोरी दही रोज खाओ तो आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। ओके, सो ये तो एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे आपको बताऊं, सो अपने नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेड प्रोडक्शन। आज के टाइम पे जो बड़ी मात्रा में जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े मात्रा में चल रहा है। अगला, विनेगर। विनेगर एक ऐसी मतलब आपको तो पता ही होगा, विनेगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर चाइनीज, इटालियन, ये सब फूड में विनेगर का यूज किया जाता है एक टेक्सचर और एक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो उसका प्रोडक्शन का जो मेथड है वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली यहाँ पे देखिए, आपको ये भी बताया है कि हमें नेचुरल तरीके से जो माइक्रोब्स है वो कहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रूट का नाम बताया है, माइक्रोब यूज का मतलब वो कौन से माइक्रोब्स यूज हुए हैं उसके अंदर, और क्या रोल है उन माइक्रोब्स का, क्या काम कर रहे हैं वो, और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अब देखिए हमारे पास नेचुरल जो फ्रूट्स है, उनको सड़ा के या फिर बोल सकते हो उनको फर्मेंटेट करके हम क्या करते हैं, उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये सिंपली करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके अंदर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो वही बताया गया है कि कौन सा फूड है, मतलब कौन सा फ्रूट है, उसके अंदर कौन से माइक्रोब को डाला गया, उसका काम क्या है उस फ्रूट के अंदर, और उससे हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। देखिए ये जो टेबल है ना, बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के लिए आ सकता है, कंप्लीट द टेबल थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं 50-50 बोल रहा हूँ कि ये उसको मतलब आप 50-50 में कंसिडर करो कि आप एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू करोगे तो भी आपके लिए बहुत है। ओके, अगला अगर मैं बताऊं तो माइक्रोबियल एंजाइम्स। माइक्रोबियल एंजाइम्स मतलब कि जो माइक्रोब लेवल पे या फिर जो माइक्रो लेवल के जो एंजाइम्स होते हैं, जो बोल सकते हो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया है। और डे टू डे लाइफ में हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको इसमें दिया है। ओके, सो अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे हमारे पास है वही वो जो माइक्रो एंजाइम्स है, उसके बारे में एक नॉलेज है कि सोर्स क्या है उन माइक्रोब्स का, उनमें कौन से तरह का प्रोटीन हमें मिलता है। देखो अमीनो एसिड है और मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमीनो एसिड ही है जो कि आगे जाके बॉन्ड बनाते हैं और वो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। मैंने आपको जब मैं फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि कैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज एक बार जाके फर्स्ट पार्ट को रिफर कीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे जो टेबल्स है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कौन से माइक्रोब है, और मतलब बोलते हैं ना उनके अंदर कौन से तरह का एसिड प्रेजेंट है और उनका रोल क्या है डे टू डे लाइफ में, ये भी एक बार आप ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लीजिए। ओके, चलो अब एक मेन टॉपिक आपके पास आता है जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन एक पक्का आता है गिव रीजन का। मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले 4 या 5 साल का अगर आप पेपर उठाओगे तो आपको 1 या 2 बार ये क्वेश्चन पक्का रिपीट मिलेगा। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज क्या है, डे टू डे लाइफ में हम कितना मतलब उसका यूज करते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। असल में इसके बारे में हमने 8th और 9th में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको बताने का मेन रीजन है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे जो माइक्रोब्स की मदद से बनाए गए या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया। ओके, सो एंटीबायोटिक होता क्या है, अगर मैं आपको रियली बताऊं तो एंटीबायोटिक क्या होता है। अगर आप सपोज करो आज के टाइम पे अगर नॉर्मल फीवर भी होता है तो डॉक्टर पैरासिटामोल के साथ एक एंटीबायोटिक लिख के देता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं ना, उनका काम क्या हो रहा है, चलो नाम को ना थोड़ा बाइफोक्रेट करते हैं। अब एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जिंदा प्राणी, एंटी मतलब उसको खत्म करने वाला, मतलब उसका अपोजिट। एंटीबायोटिक का काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी बायोटिक मटेरियल है या फिर बायोटिक का ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या करना, उनको फिनिश करना। उनको क्या करना, फिनिश करना। तो एंटीबायोटिक असल में ये काम करता है कि हमारे अंदर गुड बैड जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको मिटा देता है, उन सबको खत्म कर देता है।
बेसिकली इसीलिए एंटीबायोटिक को ऐसे ही या फिर अकेले नहीं लिया जाता, उसको हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ही पता रहता है कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया का लेवल कैसा है। क्योंकि ना अगर सपोज करो आप ऐसी एंटीबायोटिक खा रहे हो और आपके बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो कि मतलब आपके बॉडी को हेल्प कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। ओके, सो एंटीबायोटिक्स के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन इधर दिया है। यहाँ पे हमें एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन है, क्या मालूम है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूजफुल था। एक टाइम था दोस्तों कि जो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, वो इतनी खतरनाक थी, इतनी जानलेवा थी कि बहुत सारे लोगों की जान ली है इसने। बट आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस एंटीबायोटिक, ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है वो आम हो गई है, उसको कोई इतना भाव भी नहीं देता नॉर्मली। ओके, सो ये एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्रामाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए एकदम यूजफुल है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो आगे जाके फ्यूचर में, अभी तो बेसिकली देखो एज अगर मैं आपको फ्यूल बोलूं तो आपके दिमाग में, मैं अगर बोलूं कि फ्यूल, तो आपके दिमाग में आएगा कोल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कर्ड ऑयल, मतलब ऐसे सब आपके दिमाग में आएंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम ऐसे फ्यूल को डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगा हम ह्यूमंस के लिए। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार गो थ्रू करके लीजिए आप। अब आगे बायोफ्यूल्स के बारे में बताया। बायो मतलब क्या, फिर से मैंने आपको बताया, बायो मतलब जिंदा प्राणी। अब उनके वजह से जो फ्यूल बन रहा है, उनके वजह से जो ईंधन बन रहा है, उसे हम बोलेंगे बायोफ्यूल। उसका एक साइकिल दिया है, उसका एक शॉर्ट बोल सकते हो एक पैराग्राफ दिया है, इसको आप जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर से भी एक क्वेश्चन आए आपको। ओके, सो चलो आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो आगे हम देखने वाले हैं कि माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, कि माइक्रोब्स के मदद से हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम पे ना विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है ना, वो है पोल्यूशन का। कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनके नीड बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो रिसोर्स यूज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे रिसोर्स यूज करते जा रहे हैं वो, वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। अब इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है हमारे बोल सकते हो वर्ल्ड में, हमारे देखा जाए तो वर्ल्ड और स्पेस में भी हम अभी पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो उस पोल्यूशन को खत्म करना या फिर उसको कम करना, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा खतरे में है अभी। ओके, सो उसको खत्म करने का एक बोल सकते हो एक बहुत ही बेस्ट इलाज आज के टाइम पे हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढा है, वो है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के मदद से आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स है जो कि जैसे देखिए आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है जिसको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो है प्लास्टिक। ठीक है, बट आज के टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए जो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड, उनका खाना। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, हम वो प्लास्टिक को एक जगह जमा करेंगे और ये माइक्रोब्स को छोड़ देंगे, जो उनका एज अ खाना है, एज अ फूड है। सो वो पूरा कवर हो जाएगा उसमें। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। अगला अगर मैं बताऊं तो सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीवेज का मतलब होता है गटर्स। जो हमारे गटर्स होते हैं ना, जितने भी गटर, इसमें मैं सब कुछ कंसिडर कर रहा हूँ, जो आपके नॉर्मल एक्सक्रिएशन का रहता है पानी, या फिर जो आपके किचन के पानी रहते हैं, वो सब मिलके इधर सीवेज में जाते हैं। और सीवेज ऐसा होता है ना कि उसमें हमें हमेशा मतलब ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आते ही हैं कि मतलब एक जगह अटकने का, एक जगह स्टक होने का। तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ ये बताया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बोल सकते हो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी एक बार आप गो थ्रू करके लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखो, मैंने जैसे बताया कि जो प्लास्टिक के बॉटल्स रहते हैं उनको कैसे मतलब कौन से माइक्रोब्स वो आज के टाइम पे कंज्यूम करते हैं, वहां पे यहाँ पे ये बताया। ओके, सो इसको एक बार जरूर से गो थ्रू कर लेना। अगला, माइक्रोबियल इन इनोक्यूलेंट। अब देखिए बेसिकली ना, इनका क्या काम होता है ना, इनका बेसिक काम होता है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं उसके अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज होता है।
ओके। सो ये जो टॉपिक है ना, इसको एक बार आप नॉर्मली भी देख लोगे तो भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर से अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आज के टाइम पे। ओके। सो नेक्स्ट आपका है बायो इंसेक्टिसाइड। अब बायो इंसेक्टिसाइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट जो होते हैं ना उनको खत्म करके देते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, आज के टाइम पे फार्मिंग के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब का इतना यूज करते हैं कि उसका कुछ कुछ हार्म इफेक्ट हमारे क्रॉप्स के ऊपर भी पड़ता है। तो उनको खत्म करने के लिए हम ऐसे माइक्रोब्स को लेके आ जाते हैं जो इंसेक्ट्स को ही खाते हैं, या फिर जो इंसेक्ट्स को ही खत्म करते हैं। अगर हम उनको लेके आ जाएंगे तो बेसिकली हमारा वो पेस्टिसाइड और जो इंसेक्टिसाइड है उसका खर्चा, या फिर उसका जो मतलब ईल इफेक्ट है वो बच जा रहा है हमारा यहाँ पे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। सो एक और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी आपके बोलते हैं ना कंप्लीट द चार्ट या फिर कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट है, इसको आप जरूर से करके जाइए। मैं आपको बोल रहा हूं 101% ऐसा है ना कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपका, जैसे मैंने आपको देखो पेपर पैटर्न डिस्कस किया था आपके साथ, कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है जिसके अंदर आपको एनी 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो कितने मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल 8 3 बेसिकली 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि मतलब सॉरी सॉरी हाँ बराबर 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और वो 3 मार्क के होते हैं। बेसिकली 3 5 जा 15, तो मतलब आपके 8 क्वेश्चन, अच्छा 8 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। सॉरी सॉरी, आपको पढ़ाने के चक्कर में यहाँ मेरी भी पढ़ाई हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोल रहा था ये चार्ट्स को आपको एकदम अच्छे से करना है, जैसे मैंने बताया वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर उसमें से इसमें से एक चार्ट जरूर आएगा। जरूर मतलब लिख के ले लो कि एक आपका जो कंप्लीट द चार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ही आएगा। एक और एक बता रहा हूं, एकदम बोलते हैं ना राज की बात बता रहा हूं, कि आपके वो क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक पैराग्राफ भी आता है जिसके अंदर ना कुछ कुछ वर्ड मिसिंग रहते हैं, आपको खाली वो मिसिंग वर्ड्स में वो पैराग्राफ मतलब वो वर्ड्स भरने रहते हैं। जहाँ पे मतलब वो खाली जगह है ना वहां पे आपको वर्ड्स भरने रहते हैं, और आपके 3 मार्क आपके हाथ में होंगे। सो अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक एक बार गो थ्रू कर लोगे, देख लोगे, तो वो भी आप इजीली कर लोगे, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। ओके। सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, सेल बायोलॉजी एंड व्हाट बायोटेक्नोलॉजी। ये भी जो चैप्टर है, अगर मैं आपको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये आपका कैरी करता है 6 मार्क्स। मतलब इसके अंदर से भी आपको गिव रीजन, और वो जो 3 मार्क मतलब मैंने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन, उसका एक उसमें से एक या दो क्वेश्चन ये चैप्टर में से भी आता है। अब इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो पूरा मतलब चैप्टर है ना, वो अगर एक पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो पहला पार्ट आपका जाएगा स्टेम सेल, दूसरा जाएगा कि कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारे मॉडर्न डे में डेवलपमेंट ला रहे हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है वो किस पे डिपेंड है, वो पूरा स्टेम सेल के ऊपर डेडिकेटेड है। और जो दूसरा आपका पार्ट है, दो पार्ट में अगर मैं बताऊं तो दूसरा पार्ट जो आपका है वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम लोग मॉडर्न डे में डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट ला रहे हैं। ओके। सो देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। ये अगर आप कर लोगे तो आपके लिए मतलब ना एक बोलते हैं ना एक ऑप्शन खुल जाएगा, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर उसके बारे में एक बोलते हैं ना एक थोड़ा शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिससे आप अगर फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक फील्ड अनलॉक हो जाएगी। ओके। सो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको साइटोलॉजी के बारे में बताया, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लोग सेल डेवलप करते हैं, सेल को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके। फिर जैसे कि मैंने बोला ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो किस पे डेडिकेटेड है, वो डेडिकेटेड है स्टेम सेल पे। अगर मैं आपको बताऊं, स्टेम सेल को ना मदर ऑफ ऑल सेल भी बोला जाता है। मैं बोल रहा हूं मदर ऑफ ऑल सेल, मतलब क्या, मदर का काम क्या होता है, जन्म देना, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना। बेसिकली स्टेम सेल का काम भी यही होता है। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जिससे आप हमारे बॉडी के कोई भी मतलब अभी आपका कोई भी ऑर्गन है उसके सेल को डेवलप कर सकते हो। ठीक है। इसके बारे में आपको आगे शॉर्ट इंफॉर्मेशन या फिर एकदम डीप इंफॉर्मेशन दी गई है। रुको मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये देखिए, बेसिकली देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप स्टेम सेल की मदद से कौन से ऑर्गन बना सकते हैं, कौन से ऑर्गन के सेल को बना सकते हैं। देखिए हार्ट, इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन्स,
लिवर, आप हर तरह के जो ऑर्गन्स हैं उसके टिश्यू या फिर उसके सेल को स्टेम सेल की मदद से बना सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो स्टेम सेल के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ओके, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे आपको बताऊं, आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन के ऊपर। ये तो बेसिक सी बात है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, एक फैक्ट है। आज से 2 साल पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था, क्या, कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको आप डोनेट नहीं कर सकते। मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको आप डोनेट नहीं कर सकते। तो उसमें ऑप्शन हुआ करते थे हार्ट, किडनी, लंग्स और स्किन। तो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले उसका जो आंसर था ना वो था स्किन। क्या था उसका आंसर? स्किन। बट आज के टाइम पे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वो जो आंसर है ना वो पूरा गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि हम अपने बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक चीज, सब कुछ डोनेट कर सकते हैं। तो वो एक बोलते हैं ना, एक मजेदार फैक्ट था। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में। अच्छा, मैं आपको एक और एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर सपोज कीजिए बोर्ड में कभी आपको कोई क्वेश्चन आता है और ना उसके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो, मतलब बोर्ड वालों से गलती हो जाए, जो कि कभी नहीं होती, ऐसा कभी मत मानना कि बोर्ड वालों से गलती हुई है। अगर कभी हो भी जाए और आपको लगे कि ये गलत है, और मतलब ऐसा कंफर्मेशन आ जाए कि वो गलत है, तो आप अगर उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे या फिर आप गलत भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि ऐसा रूल होता है कि वो जो अगर क्वेश्चन गलत है तो उसके पूरे मार्क्स बच्चों को दिए जाए। ओके, तो ये आपके लिए एक बोल सकते हो एक इंफॉर्मेशन वाला बात था कि अगर क्वेश्चन गलत हो तो उसको अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि उसके पूरे मार्क्स आपको बोर्ड में मिलेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी, हमारा चैप्टर का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट मैंने जैसे बोला, पहला पार्ट किस पे था? पहला पार्ट आपका डेडिकेटेड था स्टेम सेल के ऊपर। अब दूसरे पार्ट में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलो, इसके अंदर बेसिकली आपको बायोटेक्नोलॉजी कौन से एरिया में, मतलब कौन से एरिया में हमने बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ओके, फिर कौन से बेसिकली क्या है बेनिफिट्स है बायोटेक्नोलॉजी के, वो यहाँ पे बताया गया है। अब उसका कमर्शियल यूज, कि हम कमर्शियली उसको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के मदद से डेवलप कर पाए। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, फूड मतलब बोलते हैं ना मटेरियल है, जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी के मदद से क्या किया है, डेवलप किया है। जैसे कि बहुत सारे हाइब्रिड वाले, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, ये सारी जो चीजें हैं ये हमने बायोटेक्नोलॉजी के मदद से इन्हें डेवलप किए हैं। इनके नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको थोड़ा एनहांस करके हमने उन्हें और ज्यादा यूजफुल बनाया है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम एनिमल हस्बेंड्री को कैसे वो कर सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को पालना। अब देखिए कैसा होता है ना, जानवरों को पालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका खाना। तो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम ऐसा खाना मतलब डेवलप कर दिया है, हमारे इंडस्ट्रीज में हम ऐसा खाना डेवलप कर पा रहे हैं आज के टाइम पे, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरा होता है और उनको थोड़े ही खाने में बहुत ज्यादा एनर्जी और प्रोटीन मिल जाता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आज के डे टू डे लाइफ में। ओके, सो उसके बारे में बताया। ह्यूमन हेल्थ में हम कैसे डेवलपमेंट लाए हैं उसके बारे में, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी कोरोना के टाइम पे जो हमारे वैक्सीन निकले थे। तो वो इतने जल्दी उसके वैक्सीन को बनाना, इतना जल्दी उसका टेस्टिंग खत्म करना और इतने जल्दी वो प्रोवाइड कर देना लोगों को, ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। क्योंकि बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो बोलते हैं ना, वैक्सीन बनाना इट्स नॉट ए इजी डील। उसके लिए कम से कम साल 2 साल, मतलब कभी कभी तो 4-5 साल भी चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता बनाया और दे दिया, उसको टेस्ट करना पड़ता है। 1-2 साल बाद तक भी उसको टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहे जिसको वैक्सीन दिया जाता है। तो बेसिकली ये इतना जल्दी इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एडिबल वैक्सीन के बारे में बताया। एडिबल वैक्सीन मतलब ऐसे वैक्सीन जिनको डायरेक्टली हम खा सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है पोलियो का। पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसको आपके ब्लड में इंजेक्ट नहीं किया जाता है, आप उसे डायरेक्टली उसके ड्रॉप्स दिए जाते हैं आपको। बचपन में लिए हैं ना सबने पोलियो के ड्रॉप्स? लिए हैं तो कमेंट में यस लिखो।
चलो आगे अगर मैं बताऊं तो अलग अलग जो मतलब बोलते हैं ना चीजें हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हो पाई है, जैसे कि जीन थेरेपी, क्लोनिंग, थेराप्यूटिक क्लोनिंग, ये सारे चीजों के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये चैप्टर में देखने मिलेगा। और ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मतलब बोल सकते हैं ना थोड़ी थोड़ी इन द सेंस कि फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार अगर आप जस्ट गो थ्रू कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा जो मतलब बोलते हैं ना अलग अलग फील्ड में जो बोलते हैं ना मैसिव डेवलपमेंट आया है बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। मैसिव डेवलपमेंट मतलब क्या? अब हमारा ना कैसा है ना, सबसे बड़ा एक आपको अगर एक वो बताऊं फैक्ट, कि ना समय के साथ साथ ना पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो उनको रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अब बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जगह भी कम हो रही है क्योंकि लोग अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं। अब जब जगह कम हो रही है तो खेती खेती के लिए जगह कहाँ बचेगा, एग्रीकल्चर के लिए जगह कहाँ बचेगा? और जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको खाना कहाँ से मिलेगा? सो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ये हम पॉसिबल कर पाए हैं कि एक छोटी सी जगह में हम कैसे बहुत ज्यादा ईल्ड हम कर सके। ईल्ड का मतलब होता है आपके क्रॉप्स की जो तादाद होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको ईल्ड बोलते हैं। तो छोटी सी जगह में हम कैसे ज्यादा ईल्ड कर सके, ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स को उगा सके, ये जो बोलते हैं टेक्निक है या फिर ये जो प्रोसेस है, ये पॉसिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। फिर और अगर मैं बताऊं तो व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ग्रीन मतलब तो मैंने बता दिया एग्रीकल्चर। व्हाइट, व्हाइट कुछ गेस कीजिए आप सब, क्या हो सकता है व्हाइट? मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके रिवोल्यूशन हुए हैं, जो कि हमने अभी 7 चैप्टर में देखा है जस्ट, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, सो जो डेयरी प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट हुआ है वो, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर जो चेंजेस आए, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन कंसीडर करते हैं। अगला है ब्लू रेवोल्यूशन। अब ना इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। पहले ऐसा होता था ना कि जो नदी किनारे लोग रहते थे ना, जो बेसिकली बोल सकते हो जो सी शोर्स, या फिर जो ऐसे मतलब रहते थे जो मराइन इलाके में रहते थे, उन्हीं को खाली जो फिश प्रोडक्ट्स हैं वो खाने मिलते थे, या फिर जो सी फूड है वो खाने मिलता था। बट क्यों ऐसा? इसका सबसे मेन रीजन ये भी है कि वहां से ऐसी जगह पे ले जाना जो नदी से दूर है, उसमें क्या होता था, जो सी फूड होता था वो खराब हो जाता था, या फिर जो फिशेस होते थे वो सड़ जाते थे। तो इस कारण से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट विद द डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी हमने ये पॉसिबल किया है कि वो जो प्रोडक्ट है या फिर वो जो सी फूड है, उसको हम नदी किनारे से आज दुनिया के हर एक कोने में फैला रहे हैं। और आज इतना मतलब वो हो गया है, बोल सकते हो कि इतना ज्यादा ये अवेलेबल हो गया, फिर इजी हो गया उनको कंज्यूम करना, कि आज वो ऑनलाइन भी बिकता है। लीशियस एक ऐसा ऐप है जिसमें आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सी फूड है, वो आप खा सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो वो एक मतलब ब्लू रेवोल्यूशन में हम उसे कंसिडर करेंगे कि पहले वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट आज इजीली पॉसिबल हो पाया है। अगला, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स को डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है। ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना तो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें कुछ हार्ड हार्ड वर्ड आपको यूज बोलते हैं ना याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसे एक बार गो थ्रू करना है, और बोल सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार रेक्टिफाई कर लो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़े अगर हम, तो फ्रूट प्रोसेसिंग ये सब, यहाँ पे हमारा जो 8 चैप्टर है वो खत्म होता है। 8 चैप्टर के अंदर मैं ज्यादा बताऊं उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला आपका स्टेम सेल का पार्ट होगा, दूसरा आपका पार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी का। और उसी के सारे एस्पेक्ट्स को अगर आपने कवर कर लिया तो पूरा चैप्टर आपका वहीं कवर हो जाएगा। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। इसको हिंदी में मैंने इसका अनुवाद बताया है, बट बेसिकली सोशल हेल्थ का मतलब होता है एक ऐसा, बोल सकते हो ना, हमारे लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट जिसके चलते हम दूसरों के साथ, मतलब हम सोशली लोगों के साथ क्या कर पाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट है उसका एक बोलते हो ना एक
एग्जाम्पल आपको ये चैप्टर में बताया कि जो आपका सोशल हेल्थ है ना वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर उसमें कुछ इफेक्ट आता है तो उसके कितने इल इफेक्ट हो सकते हैं आपके बॉडी के ऊपर, ये आपको ये चैप्टर के बारे में चैप्टर में बताया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या कि सोशल हेल्थ के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बारे में आपको बताया गया है क्या कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके चलते जो हमारा सोशल हेल्थ है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं तो भी 15 से 20 फैक्टर्स बताए गए हैं। अगर आप ये भी पूरे तरीके से कर लो या फिर इन्हें समझ लो कि ये फैक्टर क्यों इफेक्ट कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट्स क्यों हैं जो सोशल हेल्थ को मतलब बोलते हैं ना इफेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपका पूरा चैप्टर इसमें ही कवर हो जाएगा। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ कि कौन, अब देखो पहले मैंने बताया कि कौन से एस्पेक्ट हैं जो सोशल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे कौन से बोलते हैं ना चीजें हैं जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो उसे खराब कर देती हैं पूरी तरीके से, वो क्या है? मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि छोटे छोटे बच्चे भी ना अपने दिमाग में स्ट्रेस लेके घूमते हैं। वो अगर कुछ हुआ तो उनको मतलब उनके मम्मी पापा अगर उनको डांट रहे हैं ना तो वो क्या बोलते हैं, मम्मी मेरे को डांटो मत, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को टेंशन आ रहा है। जो कि बोलते हैं ना बहुत ज्यादा गलत बात है कि इतने छोटे उम्र में आज के टाइम पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और इसको मतलब बोलते हैं ना ये इतना ज्यादा हार्मफुल है कि अगर ये मेंटल स्ट्रेस आपके दिमाग में या फिर आपके साथ बहुत टाइम तक रहा और इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो आपका आपके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इल इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, और इसका जो सबसे बेस्ट इलाज होता है वो क्या होता है मालूम है? कि आप इंटरेक्ट करो दूसरे से। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे ना तब तक आपका जो स्ट्रेस है या फिर आपके मन में जो बात है, आपको जो टेंशन खाई जा रही है वो दूर नहीं होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप क्या करो, इंटरेक्ट करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों को अपनी परेशानियां बताओ, उनसे सोल्यूशंस पूछो। ओके, और ये काम भी आपको ऐसे किसी के सामने भी नहीं करना है या फिर किसी से भी अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टीचर्स, अपनी फैमिली, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए और उनसे सॉल्यूशंस मांगिए, जो कि आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे। ओके, चलिए अब आगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिक्शन, मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस जो कि आपके सोशल हेल्थ को बहुत ज्यादा क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। अब तो आपका एक और एक बोल सकते हो एक सबसे बेसिक सा पार्ट है जो कि आज के टाइम पे लोगों को ना एक दूसरे से अलग भी कर रहा है और लोगों को जोड़ भी रहा है। अगर मैं आपको बताऊं जो सोशल मीडिया है, जो कम्युनिकेशन के हमारे डिवाइसेस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, वो ना बहुत बड़ी मात्रा में ना आपको पूरी दुनिया के साथ सोशल बना सकते हैं, आपको जोड़ सकते हैं। असल में देखा जाए तो सोशल मीडिया का काम क्या है कि ऐसी मीडिया जिसको आप मतलब सोशली आप उनसे जुड़ सकते हो, उनके साथ आ सकते हो, ठीक है, वो उसका मतलब है। बट इसका एक खराब इफेक्ट भी है, जैसे कि मैंने बताया है, और ये पुरानी कहावत चलती आ रही है क्या, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसका कुछ अच्छा पहलू है, अच्छा फेस है, तो एक उसका बैड इफेक्ट भी पड़ रहा है। क्या कि अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर ज्यादा आप सोशल मीडिया में ही रह जा रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उनसे आप क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस बना ले रहे हैं, जिसके चलते आपको उसका भी एक बोलते हैं ना एक बैड इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। मतलब आप सोशली लोगों से दूर होते जा रहे हैं, पर्सनली आप किसी से नहीं मिल रहे हैं। ये एक थोड़ा बैड इफेक्ट है हमारे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे आपको बताऊं तो आगे एक और है जो हमारे सोशल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, वो है साइबर क्राइम्स। अब आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना, डेवलपमेंट इतनी हो गई है टेक्नोलॉजी के अंदर कि हर एक छोटी चीजों में साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। अगर आप को कोई लिंक आया, आपने उसे क्लिक किया, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। अगर आपने किसी को अपना ओटीपी बता दिया, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी का फुल फॉर्म है, हाँ, याद रखना सब। अगर आपने किसी को अपना ओटीपी बता दिया तो उससे आपका अकाउंट बैलेंस जीरो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब आपको इफेक्ट करती हैं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बेसिकली जब हमने प्रॉब्लम्स पढ़े तो उसके एक सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो सबसे इजी इलाज है वो क्या है, योगा। और बेसिकली बोल सकते हो जो आप अलग अलग एक्सरसाइज करो, आउटडोर गेम्स, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हो सबसे इजी इलाज है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आगे आपको बताऊं तो बेसिकली देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या फिर जो सोशल हेल्थ है उसको थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या किया जाता है मालूम है, बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे
ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ना अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं या फिर अलग अलग मूवमेंट्स को चालू करते हैं, जिसके चलते जो चीजें हैं ना वो एकदम अच्छे से हो पाती है, कि मतलब वो लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाते हैं, और ये बोलते हैं ना, ये जो एडिक्शन है या फिर जो अलग अलग खराब आदतें हैं वो लोगों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। अगर आपको बताऊं ना, तो ये जो आपका चैप्टर है ना, एक तरह से आपका बोनस चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये भी आपको ना 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, और इसके अंदर सब मैं बताऊं सब एकदम इजी टॉपिक्स है। मतलब ऐसे टॉपिक्स है ना कि अगर एक बार आपने एक बार इसको गो थ्रू कर लिया ना और क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो जैसे स्वमत में आप आंसर लिखते हो ना, तो वैसे स्वमत में आप इसका आंसर लिख पाओगे। पर्सनल रिस्पॉन्स जैसे आप इसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ये चैप्टर कम नहीं है, ये भी टोटल कैरी कर रहा है आपका कितना, 6 मार्क कैरी कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि बेसिकली बोल सकते हो एक ईवीएस का भी चैप्टर है, और ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है ये आपका 5 मार्क कैरी कर रहा है विथ ऑप्शन। ओके, मतलब ये भी एक तरह से बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आज के टाइम पे कि आपका कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैसा होता है ना कि उसके अंदर क्या चीजें पढ़नी है, कितने चीज पे कितना फोकस करना है, कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा होता है ना कि अभी ना बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, इतने मार्क्स भी नहीं कैरी करते, बट उसको समझने में वो अपना ज्यादा टाइम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं बेसिकली बोलूं तो उसके चलते क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां उन्हें समय देना चाहिए वहां वो समय नहीं दे पा रहे। तो ये एक थोड़ा बोल सकते हो बैड इफेक्ट है किसका, कि जो टाइम मतलब वो लोग बोलते हैं ना चीजों को सिस्टमेटिक वे में प्लान नहीं कर रहे हैं, इसका बैड इफेक्ट है। ओके, सो लास्ट चैप्टर है, इसको एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर आपका पैसा, आपका बोल सकते हो आपका प्लेस, आपका कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डैमेज होता है, ह्यूमन मतलब बोलते हैं ना लाइफ का लॉस होता है, तो ऐसी जो भी सिचुएशन होती है, ऐसा जो भी फिनोमेना होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ डिजास्टर। बेसिकली जो डिजास्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर में आपको बताया कितने टाइप के डिजास्टर होते हैं, 5 तरह, 2 तरह के डिजास्टर होते हैं, एक मैन मेड डिजास्टर और एक नेचुरल डिजास्टर। अब मैन मेड जो होते हैं वो तो होते ही हैं, बट जो नेचुरल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बेसिकली अगर मैं नेचुरल के एग्जांपल बताऊं तो अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो इरप्शन, ये सारे जो डिजास्टर्स हैं ये आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं हम ह्यूमंस के ऊपर और सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ओके, सो ये चैप्टर में आपको देखिए टाइप्स ऑफ डिजास्टर उसके बारे में बताया। ओके, सो इफेक्ट ऑफ डिजास्टर की, डिजास्टर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अब वो देखिए, अगर आप सिस्टमेटिक वे में देखोगे ना, तो हर एक चैप्टर का आपका क्या होता है, पहला इंट्रोडक्शन, फिर उसके टाइप्स, अगर टाइप्स है तो, नहीं है तो उसका इफेक्ट, इफेक्ट बता दिया, अब उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हो, मैनेज कैसे कर सकते हो उसके बारे में। सो वही पहला डिजास्टर के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बता दिया। अब हम ये देखेंगे कि हम डिजास्टर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में पहले देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसे रोक तो नहीं सकते, देखिए डिजास्टर को रोकना इज नॉट पॉसिबल, बट उससे होने वाली जो तकलीफ है या फिर उससे होने वाला जो नुकसान है हम उसको तो कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम ये चैप्टर में थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, सो चलो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ डिजास्टर आपको यहाँ पे बताया, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर की कितने तरह के डिजास्टर होते हैं और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके, और उसको आप मतलब ना बोलते हैं ना कितने मतलब फेजेस होते हैं डिजास्टर के। अगर मैं बताऊं, पहला फेज डिस्ट्रक्शन वाला, दूसरा फेज उसमें से बोलते हैं डिस्ट्रक्शन के बाद जो बच गए उनको बचाने वाला फेज, तीसरा फेज अब वापस से वहां पे जो मतलब चीजें थी उसको वापस से बिल्ड करने वाला स्टेज। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हो जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना ऐसे डिजास्टर जो बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा चुके हैं हमें, उसके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, वो भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब में ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अब चालू हो गया पूरा, कि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, प्री मतलब पहले, कि मतलब अगर सपोज करो डिजास्टर हुआ नहीं है
बट आपको एक अंदेशा आ गया है कि डिजास्टर होने वाला है, तो आप कौन से स्टेप्स ले लोगे? अब पोस्ट पोस्ट में डिजास्टर हो गया तो आप उसको बोलते हैं ना क्योर करने के लिए या फिर उसके नुकसान को कम करने के लिए आप क्या क्या करते हो? पोस्ट में आ जाएगा। बेसिक सी बात है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखिए हर एक जो कंट्री होती है या फिर हर एक जो स्टेट होता है उसके पास ना एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसके चलते ना वो डिजास्टर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली डिजास्टर हो गया या फिर होने वाला है या फिर हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए एक बोलते हैं ना एक सुरक्षा तो जरूरी है ना, एक सिक्योरिटी तो जरूरी है। तो वो कौन सी ऐसी बोलते हैं ना अथॉरिटी या फिर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो उसको देखता है, उस पर ध्यान देता है, उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको स्टे मतलब कंट्री वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज हर एक डिजास्टर के बारे में बताया। अब चलो डिजास्टर तो हो गया, बट वो टाइम पे जो फर्स्ट एड होना चाहिए, जो इमरजेंसी आपका इमरजेंसी एक्शंस आप ले सकते हो, उसके बारे में भी बताया। असल में आपको बताऊं तो ये आपने नाइन्थ में भी देखा है। नाइन्थ में याद है हमारे पास एक चैप्टर था जिसके अंदर लास्ट में ये बताया गया था कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई बेहोश हो जाए तो आप उसको कैसे बचा सकते हो। या फिर देखिए कैसा होता है ना, अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है, आप उसे हॉस्पिटल में तो लेके जाओगे, बट हॉस्पिटल में लेके जाने से पहले आपको ना कुछ एक पर्टिकुलर फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो सबसे पहली बात उसके चोट को थोड़ा साफ करो और जो ऐसे खून बह रहा है उसे एकदम कस के दबा दो वो जगह को। जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, सो आगे देखो, यही सब के बारे में यहाँ पे बताया, फर्स्ट एड किट के बारे में बताया कि आपका जो फर्स्ट एड किट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। फिर अब देखिए जो डिजास्टर है ना, हमारे स्कूल में तो होता था, अब आपके स्कूल में होता है कि नहीं ये आप कमेंट में बताइए। कैसा होता था ना, हमारा जो स्कूल है ना उसके अंदर ना एक मॉक ड्रिल रखा गया था, या फिर हर साल एक मॉक ड्रिल होता था जिसमें अगर हमें ये बताया जाता था कि अगर कभी स्कूल में आग लगे तो आपको कैसे एक्शंस लेने हैं। ओके, तो मॉक ड्रिल्स भी अरेंज की जाती है फायर फाइटर ग्रुप्स के तहत, या फिर अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके तहत ऐसे मॉक ड्रिल्स अरेंज की जाती है, जिसके चलते बच्चों को या फिर लोगों को पता चले कि कभी डिजास्टर आए तो आपको कैसे एक्शंस लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा 10 चैप्टर भी खत्म होता है। सो दोस्तों, मैंने अब तक आपको फर्स्ट से लेके 10 तक का सारा बोल सकता हूँ ना सारे चैप्टर के मार्क्स वेटेज और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया है। अगर आपको कोई एक डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर वन शॉट वीडियो या फिर पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिए, वो वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक साथ लाएं। ओके, और मैं यही चाहूंगा कि आप सब ऐसे ही हमारे सीटन फैमिली के साथ जुड़े रहे और हमारे जितने भी वीडियोस हैं जो कि हम आपके हेल्प के लिए दे रहे हैं, जिसके चलते आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए, आप सब उसे देखें। आपके प्यार से ही हम आगे ऐसे वीडियो बना पाएंगे और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ऐसे ऐसे और वीडियो लाएं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।